अगर आपकी इनकम है पेंशन से, यानी आप रिटायर हो चुके हैं और आप अर्न कर रहे हैं पेंशन, या फिर रिटायर होने के बाद कहीं जॉब ज्वाइन कर ली है और अब सैलरी भी मिल रही है, साथ ही पेंशन भी है, साथ ही आपने कोई एफडी करा रखी है जिसपे इंटरेस्ट आता है और बैंक उस पे टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, तो इन तीनों केसेस में या कोई और अदर इनकम है उन सब केसेस में कैसे आईटीआर फाइल होनी है लाइव दिखा रही हूँ इस वीडियो में। क्योंकि लाइव आईटीआर फाइलिंग है इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट मेक श्योर एंड तक देखेंगे तो आप कंप्लीटली अपने आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपको साथ साथ गाइड करती रहूंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली। हाउ टू फाइल आईटीआर इन केस ऑफ पेंशन इनकम एंड एफडी इंटरेस्ट इनकम। साथ ही अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत आए, टाइम नहीं है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, लंबा फॉर्म है, हमसे नहीं होगा, तो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वेबसाइट www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको आना होता है www.incometaxindiaefiling.gov.in। यहाँ आने के बाद अगर आपने खुद को रजिस्टर कर लिया है इस टैब से, फिर तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते हुए आपको सिर्फ 4 ही चीजें चाहिए, आपका पैन, आधार, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सिंपली आप यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे और रजिस्टर करते ही लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका पैन और पासवर्ड जो आपने खुद बनाया है। चलिए मैं कर लेती हूँ लॉगिन और फटाफट हम फाइल कर रहे हैं पेंशन इनकम के केस में आईटीआर 1। और आईटीआर 1 अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो उसके इतने सारे बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाती हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है डिटेल्स को, बहुत सारी डिटेल्स को खुद फिल करने में। तो मैं कर रही हूँ लॉगिन। लॉगिन करते ही आपके सामने भी यही डैशबोर्ड आ रहा होगा। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है, बट इससे पहले आपको यहाँ पे दी है ऑप्शन माई अकाउंट की और इसमें आपको दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। इसे जरूर चेक कर ले, चाहे आपका टीडीएस ना भी कटा हो तब भी इसे आपको जरूर चेक करना है। उसका रीजन है कि अगर गलती से आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट आ गया तो वो भी गलत है, या फिर आपका टीडीएस किसी ने काट लिया है और वो अभी तक शो नहीं हो रहा 26AS में, तो पहले वेट करें जब तक वो टीडीएस आपके अकाउंट में शो ना हो जाए, तब तक अपनी आईटीआर को फाइल मत करना और उस पर्सन से बात करना जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। क्योंकि 26AS में जितनी भी इनकम आ रही होती है और जितना टीडीएस कटा होता है वो आईटीआर में दिखाना जरूरी है, वरना आपके पास आएगा नोटिस। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो 26AS में इनकम आ रही है 1 लाख और उस पर टीडीएस कटा है 10,000 और आईटीआर कितने इनकम की भर दी, 50,000 की, तब भी इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। मेक श्योर 26AS में जितनी इनकम आ रही है उससे ज्यादा की इनकम तो आप दिखा सकते हैं, बट उससे कम की इनकम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ से व्यू करके आप सिंपली 26AS को चेक कर लेना। कैसा है 26AS, कैसे डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस जाननी है तो वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है और आईटीआर से रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट वीडियोस हैं वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। 26AS आपने चेक कर लिया, उसे अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और अब देख लीजिए आपका टीडीएस एग्जैक्टली सही है या नहीं। अब अगर आपका टीडीएस बिल्कुल सही है तो आप आइए फिर से अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ क्लिक करिए अब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्लिक करते ही पैन नंबर ऑटो फिल होगा। आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, हमें कौन सा असेसमेंट ईयर लेना है, 2021। आईटीआर फॉर्म कौन सा भर रहे हैं हम, आईटीआर 1। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल एंड रिवाइज। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करना है क्योंकि हम ऑनलाइन मोड से इजीली अपनी आईटीआर 1 फाइल करेंगे। आप आओगे तो यहाँ लिखा है कि बहुत सारी डिटेल्स ऑटोफिल होंगी, विच इज वेरी गुड फीचर ऑफ द आईटीआर्स दीज डेज। नीचे फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स होगी। अगर लास्ट ईयर आपने आईटीआर फाइल की थी ये बैंक अकाउंट तभी दिखाई देंगे, नहीं की थी तो अब आपको ऐड करने होंगे अपने बैंक डिटेल्स। फिर आपको नीचे बटन दिया है कंटिन्यू, इस पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर दें तो कंटिन्यू का बटन एक्टिव हो गया और इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही ओपन हो गई हमारे पास आईटीआर 1। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए फिर ये फॉर्म नहीं है, आपको अदर देन आईटीआर 1 फॉर्म्स चूज करने होंगे। और इसकी यहाँ पर कितनी कौन कौन सी इनकम आप शो कर सकते हो, सैलरी की इनकम,
पेंशन की इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी अगर एक ही है आपके नाम पर तो ही आप आइटर 1 फाइल कर सकते हो। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप आइटर 1 फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, पर कितनी? अप टू 5000। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो फिर आपको आइटर 1 के अलावा कोई और आइटर फॉर्म चूज करना होगा। और ये आईटीआर उनके लिए भी नहीं है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, और साथ ही ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही रिलेवेंट आईटीआर है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इस आईटीआर पे आने के बाद यहाँ आपको ऊपर घड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप सेव ड्राफ्ट नहीं करेंगे और इस घड़ी का टाइमर खत्म हो गया तो ये पेज ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, जिससे हो सकता है अपनी कुछ डेटा अगर फिल कर लिया हो तो वो आपको फिर दिखाई ही ना दे, वो सारा डेटा डिलीट हो जाए। तो मेक श्योर आईटीआर को भरते हुए सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहे। वैसे यहाँ पर रिमाइंडर भी आता रहता है जब आप आईटीआर भरना शुरू करते हो कि सेव ड्राफ्ट कर लो, सेव ड्राफ्ट कर लो। तो मेक श्योर सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहे जिससे ये जो टाइमर है वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट ए, जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन में होती है आपका नाम, पैन एक्सेट्रा। मैं आपको दिखा देती हूँ। आईटीआर आप भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर है 2021 और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2020 है। मेक श्योर अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो जितना जल्दी हो सके अपनी आईटीआर भर दें। और इस बार आईटीआर में कुछ नए चेंजेस भी हुए हैं, इसीलिए केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। और इसमें पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन के बाद जो टैब्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नए टैब भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं। पूरी क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ समझा रही हूँ। मेक श्योर वीडियो के एंड तक केयरफुली लिसन करते हुए अपनी आईटीआर मेरे साथ साथ फाइल करिएगा। तो सबसे पहले आपका पैन ऑटो फिल होगा, ये चेंज आप नहीं कर सकते। आपका नाम, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें ऑटो फिल होंगी। आपका मोबाइल और ईमेल आईडी ये एडिटेबल है, आप चाहे तो इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। अपना एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही डालिएगा फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। एड्रेस भी एडिटेबल है, कुछ कभी कभी ये होता है कि एड्रेस चेंज हो गया तो आप एड्रेस भी इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पहले पार्ट है जर्नल इन्फॉर्मेशन। नीचे इसी पेज पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हैं। थोड़ा नीचे आने पर अब हमारे पास ऑप्शन आ गई नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज करने की। तो क्योंकि ये आईटीआर है पेंशनर्स के लिए तो वो चूज करेंगे पेंशनर्स। वैसे यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अदर ये नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं अगर आपकी सिर्फ अदर इनकम ही है। ठीक है, तो हम पेंशनर के लिए फिल कर रहे हैं, पेंशनर चूज कर लीजिएगा। कौन से सेक्शन में फाइल की है? अभी ऑटोमेटिकली 130, 139(1) आ रहा है। आगे के सेक्शन बाद में रिलेवेंट होते हैं जब आप डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हो। अब इसमें कुछ 3 एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स आ गए हैं। ये उन पर्संस के लिए देने हैं जिन्होंने आईटीआर फाइल की है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। आप ओके कर लीजिए और सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा, इसी तरह का मैसेज आपके पास आता रहेगा। ये 3 एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स क्या है जानते हैं। पहला है कि क्या आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 करोड़ या उससे ज्यादा अपने किसी एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा कराया है। अगर आपने कराया है तो वेदर आपको आईटीआर फाइल करना नहीं पड़ता, बट इस रीजन की वजह से आईटीआर फाइल करोगे आप। या फिर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया है। अगर किया है तो फिर भी चाहे आप आईटीआर भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। और अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 में पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा रहा है तो भी आप पर रिक्वायरमेंट ना होने पर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। बट क्योंकि आप आईटीआर फाइल कर ही रहे हैं तो आप पर ये डिटेल्स डिस्क्लोजर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे आपको कोई भी डिटेल नहीं भरनी है। जिस पर ये एप्लीकेबल होंगे उनको यस करके जो भी डिटेल उनके लिए रेलिवेंट है यस करते हुए सिर्फ वहां पर अमाउंट दिखाना है। तो हम कर रहे हैं नो। नीचे की डिटेल्स आईटीआर भरने के बाद ऑटो फिल होंगी। सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। अब हम आ गए हैं सेकंड टैब पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहीं पर आपको अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करनी है। तो मैंने आपको आपका पहला डॉक्यूमेंट बता दिया था। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है आपका 26 AS, वो आप सभी ने अपने पास ले लिया। अब आप पेंशनर हैं और अगर पेंशन पे आपका टीडीएस कटा है तो आप अपना फॉर्म 16 कलेक्ट कर लो, और अगर टीडीएस नहीं कटा है फिर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी आपकी पेंशन आ रही होगी, उसका टोटल कर लो। कौन से पीरियड की बैंक स्टेटमेंट निकालोगे? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020।
तो जितनी भी आपकी टोटल पेंशन है वो आपको कहाँ लिखनी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) वाले कॉलम में डाल दीजिए। मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए पेंशन है, मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। तो आप 2 लाख जैसे ही डालेंगे नीचे आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन दोनों पे एप्लीकेबल है। अब ऐसे पर्सन्स को कंसीडर कर लेते हैं जिनको पेंशन भी मिलती है और सैलरी भी मिलती है, तो सैलरी प्लस पेंशन दोनों को मर्ज करिए और यहाँ पर एंटर कर लीजिए। यानी पेंशन को भी सैलरी की ही तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पेंशन पे भी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है सैलरी की तरह। तो जो भी आपकी सैलरी है प्लस पेंशन है वो यहाँ पर एंटर कर लीजिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह सैलरीड पे, अगर आप सैलरीड पर्सन है पेंशन के साथ और आपकी सैलरी हायर और फिर उस सैलरी में आपके कुछ परक्विजिट्स भी हैं और एग्जाम अलाउंसेस भी हैं, तो उन सभी को डालने की भी यहाँ नीचे ऑप्शन दी है। परक्विजिट्स के केस में पर्क्स में डालिए, एग्जाम अलाउंसेस सेक्शन 10 में, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, उनको पढ़ते हुए एंटर कर दीजिए अपने एग्जाम अलाउंस। नहीं है, सिंपल सैलरी है थोड़ी सी और पेंशन है, तो यहाँ पे ऐड करके दिखा दीजिए। नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इस टोटल को चेक कर लेना कि आपकी जो सैलरी प्लस पेंशन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर इतनी जो टोटल आ रहा है वो ठीक हो। फिर बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो जो भी इनकम आप पे रिलेवेंट हो आपको वही फिल करनी है, जो नहीं है उसे आपको छोड़ देना है। अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो छोड़ दो, सिलेक्ट करके इसे छोड़ दो। है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्लिक करो। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करते हो, जितना भी इंटरेस्ट है वो यहाँ डाल दो। साथ ही अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई ना करके किसी को किराए पे दिया हुआ है तो लेट आउट चूज करो, एंटर कर दो यहाँ पे रेंट। ठीक है, 30% की अबाइटमेंट रेंट में से अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। और आप चाहो तो अगर हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, लेट आउट भी किया हुआ है, तो वो डिडक्शन भी आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर डीम्ड लेट आउट, यहाँ पर यही ऑप्शन है। नहीं है हाउस प्रॉपर्टी तो सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ दो, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट, जो भी ऑप्शन आपके लिए रेलिवेंट है। यहाँ अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर कर दो। अब आते हैं हमारा तीसरा सोर्स जो हम आइटर 1 में दिखा सकते हैं, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दिस इज वेरी रिलेवेंट पेंशनर्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा रिलेवेंट होता है ये। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट सबसे पहले आपको दिखाना है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, आपकी बैंक स्टेटमेंट से। यूजुअली बैंक्स क्वार्टरली या 6 मंथली बैंक इंटरेस्ट पे करते हैं। आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट में INT या इंटरेस्ट के नाम से मिल जाएगा। अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक की बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, जितना इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है आपके सेविंग अकाउंट पे टोटल करके यहाँ पर दिखा दो। मान लो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट आपका है 750, यहाँ डाल लिया आपने। अब डालते ही नीचे आ जाओ, जो डिडक्शंस के सेक्शन है उसमें आ जाओ सेक्शन 80TTA और 80TB। यहाँ पर आपको मिलती है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की छूट। तो जो 750 ऊपर डाला वो 80TTA में डाल दो। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप पर सेक्शन 80TTB एप्लीकेबल होगा। आइटर में बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि अगर पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है तो 80TTB डिसेबल हो जाता है, और सीनियर सिटीजन हो आप तो 80TTA डिसेबल हो जाता है, क्योंकि 80TTA अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए है और 80TTB सीनियर सिटीजन के लिए है। तो 80TTA की लिमिट कितनी है, 10,000 की, और वो भी सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे। जबकि सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट ने अच्छा रिलीफ दिया है। 80TTB की लिमिट है डिडक्शन की 50,000 और इसमें इंक्लूड है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी, साथ ही FD का इंटरेस्ट भी। तो सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत गवर्नमेंट ने दी है। तो सीनियर सिटीजन को यही करना है, अपने यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा दो और जो आपका FD का या डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है वो दिखा दो। मान लो आपका है 45,000 का, तो जितना भी आपका सेविंग और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है और आप सीनियर सिटीजन है तो 80TTB में ऐड कर लो, और अदर देन सीनियर सिटीजन हो तो सिर्फ सेविंग बैंक वाला इंटरेस्ट आपको 80TTA में दिखा देना है। ठीक है, आई एम होपिंग आपने ये कर ली है प्रोसेस। इसके अलावा भी आप अदर इनकम में कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, लास्ट ईयर आपको कोई रिफंड मिला और उस पर कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का था तो वो यहाँ पे ऑटो फिल होकर आ जाएगा। फैमिली पेंशन है, अगर आपकी सिर्फ फैमिली पेंशन के लिए आइटर भर रहे हैं तो इसे चूज करो। फैमिली पेंशन पे जो डिडक्शन मिलती है 57(2)(a) की, वो यहाँ पे आपको दिखानी है और फैमिली पेंशन क्लेम कर लेनी है। या फिर कोई और आपकी अदर इनकम है जो ना तो सैलरी की इनकम है ना हाउस प्रॉपर्टी की, तो आप अदर इनकम में दिखा के उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा के अमाउंट लिख के यहाँ पर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया आपका पार्ट
पूरा इनकम दिखाने का, चाहे वो सैलरी की थी, पेंशन की थी, हाउस प्रॉपर्टी की थी, बैंक के इंटरेस्ट की थी, एफडी के इंटरेस्ट की थी, या कोई और अदर इनकम थी। तो यहाँ पे आपकी पूरी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। मेक श्योर केयरफुली 2 बार अपनी ग्रोस टोटल इनकम चेक कर लेना, कहीं आपने गलत ना दिखा दी हो। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि इनकम आपने बिल्कुल सही फिल कर ली है, तो अब हम आ जाएंगे डिडक्शंस के पार्ट पे, यानी जिन डिडक्शंस की वजह से, जिन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स को करने की वजह से हमें छूट मिलती है टैक्स में। ठीक है, इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, मैं कुछ रिलेवेंट सेक्शंस ही बताऊंगी आपको, क्योंकि सेक्शन वाइज भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस बार क्या हुआ है, एक छोटा सा चेंज हुआ है। कोविड-19 अनाउंस हुआ था मार्च 2020 में। इसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 1920 की इन्वेस्टमेंट्स करने की जो डेट थी वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दी थी। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने बाद में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, कौन से पीरियड में, अप्रैल 20 से 30 जून 20। अगर आपने भी इस पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो फिर आपको पहले तो यहाँ पे कोई अमाउंट डालना होगा, किसी भी कॉलम में अमाउंट डाल दो। मान लो मेरी ETC की डिडक्शन है 1,50,000, जैसे ही आप यहाँ अमाउंट डालोगे ना, तो ये वाला टैब एक्टिव हो जाएगा। तब यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करनी है कि अगर आपने 1 अप्रैल 20 से 30 जून के बीच में 19-20 के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो यस कर दो, नहीं की है तो नो करो। अगर आप यस करोगे ना, तो फिर इसकी बाइफर्केशन एक सेपरेट टैब में देनी होगी, जो नया टैब यहाँ पे बना दिया गया है, शेड्यूल DI। बता देती हूँ ये क्या है। तो यहाँ पर अगर आप पीछे यस करोगे ना, तो आपको बाइफर्केशन देनी होगी सिंपल, कि 80C की जो आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने डाली, उसमें से अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितना अमाउंट आपने जमा कराया। मान लो आपने 50,000 जमा कराया, तो यही सिंपल ब्रेकअप देना है। अप्रैल से 30 जून तक की कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप कंसीडर कर रहे हो 1920 में, उसका ब्रेकअप आपके इस शेड्यूल में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल क्लियर हैं। जिस भी इन्वेस्टमेंट के लिए करें, मान लो 80D के लिए करें या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने 19-20 के लिए अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में की है, उसका ब्रेकअप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और अगर नहीं की है तो फिर नो कर दीजिएगा, फिर वो शेड्यूल आपको नहीं फिल करना पड़ेगा। जो DI शेड्यूल मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर, ये शेड्यूल DI, नो करते ही फिर ये आपको फिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। राइट, ठीक है, आपने समझ लिया इसे केयरफुली। ठीक है, 80C में कौन सी रिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, LIC में आपने किया हुआ इन्वेस्ट, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, बच्चों की ट्यूशन फी आप पे करते हो, कुछ चीजें यहाँ भी लिखी हैं, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो अगर ऐसा कोई आपका इन्वेस्टमेंट है 80C में, आप उसे क्लेम कर लो, 1.5 लाख की लिमिट है। 80CCC, 80CCD 1, 1B और 80CCD 2, ये सभी सेक्शन हैं आपके NPS के। ठीक है, 80CCD 1B ये NPS स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए होता है। मान लीजिए मैंने 55,000 का इन्वेस्टमेंट किया है 80CCD 1B में, जो गवर्नमेंट ने ओपन की हुई है सभी के लिए NPS स्कीम, तो उस पे आपको मैक्सिमम 50,000 तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकती है। तो अपने NPS कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिडक्शन यहाँ से ले लीजिएगा। अब अगर आपने मेडिक्लेम कराया है, सेक्शन 80D में आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। गवर्नमेंट ने अब इसका अलग से शेड्यूल बना दिया है, और शेड्यूल पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर जो लिंक दिया है ना, आपको डायरेक्टली इस पे चले जाना है और आप शेड्यूल पे चले जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे शेड्यूल 80D भी दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको सेक्शन 80D यानी मेडिक्लेम आपने लिया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है, चाहे खुद का कराया है, अपने ऊपर डिपेंडेंट फैमिली का कराया है, या आपके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स का कराया है, तो सबका आपको यहीं से क्लेम करना है। बाइफर्केशंस क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले पूछा जा रहा है वेदर यू और योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स को एक्सक्लूड करके। पहले आप अपने बारे में और अपने फैमिली मेंबर के बारे में बता दीजिए, अदर देन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि पेरेंट्स का नीचे यहाँ पर नंबर 2 में इन्होंने सेपरेट डिटेल मांगी है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे अपने लिए और फैमिली के लिए तो नॉट क्लेमिंग कर लीजिए, फिर नीचे आपको कुछ भी नहीं भरना। कर रहे हो तो बता दो, सीनियर सिटीजन हो तो यस कर दो, तो नीचे के 3 टैब एक्टिव हो जाएंगे सीनियर सिटीजन वाले। अगर नहीं हो तो ऊपर के ये 2 टैब एक्टिव हो जाएंगे अदर देन सीनियर सिटीजन वाले। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको क्या ब्रेकअप देना है, जो आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है वो एंटर कर दो, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो वो एंटर कर दो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000,
और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट होती है 25,000 की। आप एक्स्ट्रा भी ले लोगे तब भी आपको टोटल डिडक्शन 25,000 ही मिलेगी। बट मान लो आप सीनियर सिटीजन हो तो ऊपर के टैब हो जाएंगे डिसेबल, और फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जो डिडक्शन है वो ज्यादा की मिलेगी। मान लो आपने 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले रखा है, तो आपको सीनियर सिटीजन होने के केस में मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने की भी ऑप्शन है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है दिस डिडक्शन टू बी क्लेम ऑन विच हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट क्लेम। ये डिडक्शन उस अमाउंट के लिए क्लेम करनी है जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं किया है। फिर है नीचे पेरेंट सीनियर सिटीजन की डिटेल। तो मान लो आप अपने लिए तो क्लेम कर ही रहे हो, साथ ही आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं तो यस कर दो। तो नीचे आपको वही ब्रेकअप देना है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर किसका, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का। अगर आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स नहीं है तो नो कर दो, तो फिर उनका हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको ले सकते हो आप, और सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहिएगा। और अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं कर रहे तो नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर दो, नीचे की सभी टैब डिसेबल हो जाएंगे। सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहना। अब फिर से हम चलते हैं कंप्यूटेशन की शीट पर। हमने सेक्शन 80D तक डिडक्शंस को समझ लिया। नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स पे ही रिलीवेंट हैं, जैसे 80DD ये डिसेबल पर्सन अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है, 80DDB स्पेसिफाई आपको कोई डिसीज है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, 80E अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलती है, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन। 80EE और 80EA इसमें भी इंटरेस्ट की डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी के लोन के लिए। बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिडक्शंस आई थी, ये सभी के लिए रिलेवेंट नहीं है। मेजरली आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन जो मैंने ऊपर दिखाई वहीं से लेनी है, और प्रिंसिपल उसका 80C में कवर हो जाएगा। 80EB ये नई डिडक्शन आई थी 1920 में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करोगे तो उस पर लोन लोगे तो उसकी डिडक्शन आपको 80EB में मिलेगी। सेक्शन 80G है डोनेशन के लिए, जैसे अभी जो डोनेशन बहुत सारे लोगों ने कोविड आने के बाद PM केयर्स में की, बट अगर वो डोनेशन आपने की है अप्रैल के बाद, अप्रैल 2020 के बाद, तो वो 1920 में रिलेवेंट नहीं होगी। बट कोई और आपने डोनेशन की है तो आपको फिर यहाँ पे जो लिंक दिया है उसके थ्रू इस शेड्यूल में आ जाना है। 80G का ये शेड्यूल है। तो आपने जो भी डोनेशन की है, डोनेशन के टाइम पे आपको रिसिप्ट लेनी है उनसे, जिसमें उनका नाम लिखा होगा, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और पैन ऑफ द डोनी। तो पैन डोनेशन की डिडक्शन लेने के लिए ये डिटेल्स जरूरी होती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ले पाओगे। और फिर अमाउंट ऑफ डोनेशन भी अलग अलग बताना होता है, कैश में डोनेशन की है तो यहाँ बता दो, अदर देन कैश है तो फिर यहाँ लिख दो, और कितनी डोनेशन और कितना एलिजिबल अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ डोनेशन 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट एलिजिबल होती हैं डिडक्शन के लिए, कुछ 50%, कुछ 100 विद क्वालिफाइंग लिमिट और कुछ 50 विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जहां भी आपने डोनेशन की है वहां पे उनसे कंफर्म कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। PM केयर्स में अभी जो आपने की है उसकी डोनेशन आपको सबसे पहले जो लिमिट है हमारी 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पर मिल जाएगी। तो 80G की आपकी डिडक्शन है, तो जैसे ही आप शेड्यूल में एंटर करोगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। 80GG ये आपके लिए नहीं है रेंट पेड की डिडक्शन। 80GA कोई आपने साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन किया है उसके लिए अलग शेड्यूल भर के फिर यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ये भी बहुत कम लोगों पे एप्लीकेबल होती है। पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन की है तो उसकी डिटेल यहाँ दिखानी है। 80TTA और 80TTB मैंने आपको बता दिया, और अगर आप खुद ही डिसेबल पर्सन है तो आप यहाँ से चूज करके और उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में 80U में ले सकते हैं। डिडक्शंस को जैसे ही आप फिल कर लोगे आपका मैक्सिमम काम हो गया है खत्म। नीचे आपका टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा। टैक्स आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ इनकम डालनी है, डिडक्शंस डालनी है और नीचे आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 1920 में एक खास बात है, खास बात ये है कि इनकम जो एग्जाम्प्ट है उसकी लिमिट 5 लाख है, बट 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा इनकम हुई
तो पूरा 5 लाख पे टैक्स लगेगा। इसीलिए ये आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट है कि कैसे आपकी इनकम आ जाए विद इन द लिमिट ऑफ 5 लाख। 5 लाख की जो एग्जाम्पशन है उसको कैसे निकाला जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस के बाद जो इनकम आएगी वो देखी जाएगी 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से कम है। अब नीचे आ गई एग्जाम्प्ट इनकम। ये रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है बट बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में कोई एग्जाम्प्ट इनकम आई है तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करके जरूर चूज करके डाल दीजिएगा। जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज वो आती हैं कि हमारी अभी अभी पॉलिसी मैच्योर हुई है, उससे अमाउंट मिला है, तो वो कहाँ पर आएगा। तो अगर वो एग्जाम्प्ट है तो सेक्शन 10D यहाँ पर दिया है, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। तो अगर ऐसी पॉलिसी से आपको मिला है कुछ अमाउंट तो यहाँ पर जरूर दिखा देना। एग्रीकल्चर इनकम आप अप टू 5000 तक की दिखा सकते हो। इसके अलावा कोई एग्जाम्प्ट इनकम मिली है जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, स्कॉलरशिप, अलाउंसेस ऑफ MP MLA, अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र अवार्ड मिला है, आर्म फोर्स की फैमिली पेंशन है ड्यूरिंग द डेथ, एनी केस ऑफ इनकम एज रेफर्ड इन सेक्शन 1026 एनी इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 1026 AAA, या फिर एग्जाम्प्टेड डिविडेंड इनकम में आपको मिली है, या फिर कोई एनी अदर जो ऊपर कवर नहीं हो रही कोई एग्जाम इनकम मिली है, तो यहाँ से चूज करके आप यहाँ पर उसका अमाउंट दिखा दोगे। ये आपके टैक्स कैलकुलेशन में कहीं भी ऐड नहीं होगी, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है। जैसे ही आप अपनी सारी इनकम शो कर दोगे यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इस केस में टैक्स इसलिए नहीं आया, क्यों देख लीजिए, इनकी ग्रोस टोटल इनकम थी 1,95,000 की और इनकी डिडक्शन ज्यादा थी, तो इनकम से ज्यादा तो डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ कम आ रही है। मैं थोड़ी सी इनकम एक बार बढ़ा देती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे इसे 7 लाख कर रही हूँ, तो अब मेरी ग्रोस टोटल इनकम तो हो गई 6,95,750। कुछ डिडक्शंस मैंने ले ली तो नेट इनकम आ गई 4,45,000, जिसकी वजह से 5 लाख से कम में आ गई है, मेरा सारा टैक्स बच गया। पहले टैक्स बना, फिर उस पर रिबेट मिल गई और टैक्स हो गया 0। अब अगर ये इनकम 5 लाख 1 हो जाती तो आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ी इनकम और बढ़ा देती हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, 7,50,001। इससे क्या हुआ, मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम बनी वो एग्जैक्टली 5 लाख बनी, तो मुझे पूरी रिबेट मिल गई। अब मैं इसको कर देती हूँ 10, तो देखते हैं मेरी इनकम कितनी बन गई। मेरी इनकम हो गई 5,10,000 और ये देखिए मेरा पूरा टैक्स बन गया। तो वही मैंने बताया कि ये आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। 5 लाख से कम इनकम होगी तो टैक्स बच जाएगा, 5 लाख से 1 रुपया भी बढ़ गया तो पूरा टैक्स लगने वाला है। तो ये है आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट, डिडक्शन, सेविंग्स, इसी के हिसाब से आपको करनी है। एक बार मैं यहाँ मानती हूँ कि कोई भी टैक्स नहीं हुई है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होके 0 आ गया। तो अब आपकी कौन कौन सी शीट मैंने आपको कंप्लीट बता दी। पार्ट ए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, शेड्यूल DI हमने समझ लिया, शेड्यूल 80D समझ लिया, 80G समझ लिया और 80GGA समझ लिया। अब हमारी 2 ही शीट्स बची हैं। पहले चलते हैं टैक्स डिटेल्स। डिटेल शीट आपकी फिल होके आएगी ऑटोमेटिक, कहाँ से, 26AS से। नहीं आ रही इसमें डिटेल तो एक बार रिफ्रेश कर लो, फिर भी नहीं आ रही तो 26AS आपने डाउनलोड किया है, वहां से आप उसे खुद फिल कर लो। यहाँ पे जो शेड्यूल TDS 1 है, इसमें कौन सा TDS आता है, जो आपका सैलरी पे TDS कटा है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर का टैन आ जाएगा, 26AS में ये दिया होगा, उनका नाम आ जाएगा, सैलरी के अंदर उन्होंने कितनी इनकम दिखाई है वो भी कंसोलिडेटेड 26AS में आ रही होगी, और कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे जो शेड्यूल TDS 2 है, इसमें आएगा अदर देन सैलरी का TDS। ये सभी डिटेल्स भी आपकी ऑटोफिल होंगी, नहीं है तो खुद एंटर कर दो 26AS से, और फिर जितना TDS क्लेम कर रहे हो मेक श्योर इस कॉलम में जरूर लिख दो। फिर TDS 3 में कोई TDS आपका डिडक्ट हुआ है एज पर फॉर्म 16C फर्निश्ड बाय द पेयर, वो डिटेल आपकी है, या तो ऑटोफिल आएंगी, नहीं होंगी तो 26AS में आ जाएंगी, वहां से ऑटोफिल कर दो। फिर कोई TCS कटा है तो वो डिटेल आएगी इस शेड्यूल में। और नीचे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई टैक्स बनता है या आपने खुद से कोई टैक्स पे किया है तो मेक श्योर यहाँ पे भरना ना भूले। यहाँ पे आता है BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान का नंबर और टैक्स पेड, ये सभी चीजें आपको चालान से मिल जाएंगी। कई बार क्या होता है, आइटम भरते भरते टैक्स बनता है, टैक्स आप पे तो कर देते हो बट आप यहाँ पे दिखाना भूल जाते हो, जिसके वजह से बाद में नोटिस आ जाता है। तो मेक श्योर एडवांस टैक्स भरा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर खुद दिखाना ना भूलें, क्योंकि टैक्स पे करते ही साथ साथ 26AS में शो नहीं होता।
ठीक है, मेक श्योर इसको फिल करना ना भूलें अगर आपने खुद से टैक्स पे किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि खुद टैक्स पे किया है तो वो यहाँ दिखाना ना भूलें। अब हमारा सिंपल एक और टैब रह गया, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अब क्या क्या डिटेल आ रही है। कोई एडवांस टैक्स अगर आपने भरा होता और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने टैक्स खुद भरा होता तो वो यहाँ आ जाता, नहीं है तो 0 आ रहा है। कोई टीडीएस आपने क्लेम किया होता तो वो यहाँ आ जाता, इस केस में नहीं है तो नहीं दिख रहा। टीसीएस क्लेम किया होता तो यहाँ आ जाता और नीचे आ जाते टोटल टैक्सेस पेड। फिर जितना अमाउंट आपका टैक्स बन रहा होता वो यहाँ आ जाता, मतलब जितना टैक्स बना उसमें से ऊपर वाली फिगर सेट ऑफ होने के बाद भी कोई अमाउंट बचता है तो फिर आपको वो टैक्स पे करना होता। ई पे टैक्स की यहाँ ऑप्शन आ जाती। मेक श्योर अगर यहाँ पे अमाउंट पेबल आ जाए तो आईटीआर को फिल मत करना। गलती से आ रहा है, मतलब आपका नहीं आना चाहिए था तो मतलब आपने कोई गलती की है इनकम और डिडक्शंस दिखाने में, उसे दोबारा चेक कर लो। और अगर आपका टैक्स बन रहा है तो पहले उसे पे करो, फिर पीछे टैक्सेस डिटेल में एंटर करो और फिर जब यहाँ पे 0 हो जाए अमाउंट पेबल तभी अपनी आईटीआर को आगे प्रोसेस करो। और नीचे अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो D14 में आपको आपका रिफंड दिखेगा। मेक श्योर अपना रिफंड या टैक्स पेबल अच्छी तरह से जरूर चेक कर ले तभी फर्दर आईटीआर को फाइल करें। नीचे आपके बैंक डिटेल्स ऑटो फिल होंगे अगर पहले आईटीआर फाइल की है, नहीं की है तो यहाँ पे ऐड का बटन दिया है आपको। बैंक का आपको आईएफएससी कोड लेना है, जैसे ही आईएफएससी कोड डालोगे बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा और अकाउंट नंबर एंटर करना है। और जिस भी अकाउंट में रिफंड लेना है, एक से ज्यादा अकाउंट है तो टिक कर देना। मेक श्योर जिस अकाउंट में रिफंड ले रहे हो उससे कम 4 बार केयरफुली जरूर चेक कर लो। अब यहाँ आपकी हो गई सभी डिटेल्स कंप्लीट। अब बस सिंपल नीचे है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पार्ट में आपका नाम ऑटो फिल होगा, आपका फादर नेम ऑटो फिल होगा, चेक कर लेना एक बार। और आपको सिलेक्ट करना है कि किसके कैपेसिटी में आप रिटर्न भर रहे हो। आप खुद भर रहे हो तो सेल्फ कर दो। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑटो फिल होगा, प्लेस अपना डाल दो, डेट ऑटो फिल हो रही होगी। और नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शंस दी हैं, आप ई वेरीफाई करना चाहते हो अभी या बाद में। तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे, आप बाद में भी ई वेरिफिकेशन कर पाओगे। ई वेरिफिकेशन कैसे होती है पूरी प्रोसेस देखनी है तो यहाँ मैंने वीडियो आई बटन पे लिंक कर दी है। और इस बार आईटीआर की ई वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जैसे ही आप ई वेरिफिकेशन के बिना आईटीआर फाइल कर दोगे आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट आएगी ना वो कुछ भी नहीं होगा, उसमें इनकम डिटेल नहीं होंगी, सिंपल आपका नाम वगैरह होगा, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ये इसीलिए किया है गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करने के बाद या तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना या ई वेरिफिकेशन करना भूल जाते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब ये ऑप्शन दी है कि जब तक आप उसे आईटी डिपार्टमेंट में ना भेज दो, या तो अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो या फिर ई वेरीफाई ना कर दो, तब तक आपकी एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर ई वेरिफिकेशन कर दो। ई वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपको आईटीआर वी का प्रिंट आउट निकालना है, साइन करना है और ये एड्रेस यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ITRV@CPC बेंगलोर, यहाँ पे आपको भेजना है। वो आपकी एक्नॉलेजमेंट पे भी एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों में से एक काम जरूर करना है। आईटीआर भरने के बाद या तो ई वेरिफिकेशन करना है या फिर CPC बेंगलोर में उसे सेंड करना है। तो जब आप अपनी डिटेल्स बिल्कुल चेक कर लो, केयरफुली आपको लगे कि मैंने सारे काम देख लिए हैं, सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट टैब पे क्लिक करते ही आपके पास ये आ जाएगा फॉर्म। यहाँ से इस पूरे फॉर्म को चेक कर लो और अगर आपने कोई भी कॉलम फिल करना भूल गए होंगे आप या रह गया होगा आपसे, तो वो पहले आपको उन्हीं कॉलम्स पे ले जाएगा ऑटोमेटिक और आपको उन पे डिटेल भर के और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट का क्या मतलब है, पहले आपके पास ये प्रीव्यू आएगा, फिर फाइनली जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो तो नीचे आपके पास आ जाएगा सबमिट करने का बटन। कोई गलती लग रही है तो एडिट की ऑप्शन है या फिर आप एग्जिट भी कर सकते हैं दोबारा से डिटेल्स को फिल करने के लिए, और यहाँ पे पीडीएफ में उसे देखने की भी ऑप्शन है। तो जब केयरफुली हर चीज आप समझ लो, आपको लगे कि आईटीआर मैंने बिल्कुल सही फिल कर ली है, तो आपको क्लिक करना है सबमिट पे और आपके पास आ जाएगी आपकी आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट। और अब उस एक्नॉलेजमेंट को आपको या तो करना है ई वेरीफाई या फिर कहाँ भेजना है, CPC बेंगलोर स्पीड पोस्ट।
आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ माई अकाउंट में आना होता है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है ई वेरीफाई करने की। तो जो भी आपकी रिटर्न पेंडिंग होगी ई वेरिफिकेशन में, वो आपके सामने आ जाएगी। उस पर क्लिक करना, बटन दिया होगा ई वेरीफाई का, और क्लिक करते ही आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आएंगी। पहला आधार ओटीपी आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग से आ जाएगा, डीमेट अकाउंट से आ जाएगा। तो जिस भी मोड से आप ई वेरीफाई करना चाहें, आधार से आपका मोबाइल लिंक है तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि आधार से मोबाइल लिंक है तो फिर तो ओटीपी फटाफट आपके पास आ जाएगा। नहीं है तो लिंक करा लो मोबाइल नंबर, ताकि घर बैठे बैठे काम हो जाए। स्पीड पोस्ट कराओगे, हार्ड कॉपी सबमिट करोगे, इससे अच्छा आधार से अपना ओटीपी मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लो। और ई वेरिफिकेशन करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने मेरे साथ साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है तो वेल एंड गुड, येस लिख देना। नहीं हो पाई, डाउट आया है, फिर आप पेड सर्विसेज ले सकते हो legalsahayak.com। मैंने पूरी प्रोसेस बताई आपको आईटीआर फॉर पेंशन इनकम के लिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आईटीआर देख लीजिए, उसकी वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है, लेटेस्ट वीडियो है। और अगर आपका बिजनेस है तो आपको आईटीआर 4 अगर फाइल करनी है तो उसकी वीडियो भी यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करने के लिए। आप हमें सोशल मीडियाज पे फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।